वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज से हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी आज लेसन नंबर 1। ये रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है दौर चल रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें सारी क्लासेस के एनसीईआरटीज़ पढ़ने होते हैं और बहुत ही डीप से पढ़ने होते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनके थ्रू आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है और इम्पॉर्टेंट जो है आपको पता लग जाता है कि उस चैप्टर में क्या है। तो ये सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट की है और ये रहेंगे हैंड रिटन नोट्स। तो इस चीज़ को स्किप कीजिएगा कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं और मैं बोर्ड पर आपको पढ़ाऊँ। तो जल्दी से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे लेसन का नाम है, आपको दिख ही रहा है अपनी स्क्रीन पर, विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा से माना जाता है। यानी कि इस जलधारा के नाम से हमें सिंधु नदी का हमें जो है नाम मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है जो कि हिमाचल में है। किस स्थान से सरस्वती नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है? किस स्थान से? ये आदि बद्री जो एक स्थान है, वहाँ से जो सरस्वती जो नदी है वो मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एक जो लाइन मैंने लिखी हुई है सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। सरस्वती नदी वर्तमान में किस रूप में प्रवाहित हो रही है? तो जो सरस्वती नदी है गाइज, वो अंतः सलीला के जो है रूप में प्रभावित हो रही है और जो इसका रेत का विस्तार है किसी नदी में जाकर ये खो गई है। ठीक है, अंतः सलीला याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का काल हमें बताना है, तो 3250 ईसा पूर्व है और विलुप्त होने का जो काल है वो गाइज है 1500 ईसा पूर्व। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, जो वीडियो है उसको मैं लंबा खींचना नहीं चाहती, तो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे और जो है फिर हमने रिवीजन भी करनी है लास्ट में। उत्खनन किसने जो है प्रारंभ किया था सिंधु सभ्यता का? तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है गाइस? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में, ठीक इसके एक साल बाद। याद रखिएगा, बनर्जी जो है लास्ट में जो है याद रख लीजिए और इसमें दयाराम साहनी जो है याद रख लीजिए। 1921 और 1922 मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। किस सभ्यता के 9 बार उजड़ने और 9 बार बसने के जो है प्रमाण हमें मिले हैं वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, जिसकी खोज की थी बनर्जी ने 1922 में और जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। देखिए आसानी से कितनी जल्दी से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े कितने स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है? 1500 की खींच जो है की जा चुकी है और जो आपको 900 है जो वो भारत में मिलेंगे। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने करी थी? तो अमलानंद घोष जी ने 1953 में जो है इसकी खोज की थी। अब जो इस सभ्यता के लोग किसके उपासक थे? ये मातृ देवी और शिव के क्या थे? उपासक थे, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता है, इसके जो है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गाइस आर्य थे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक कौन थे? आर्य। अब ये आर्य हैं, हम इसको किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? शास्त्रों में किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो जो इनको कहा गया है नियमों का पालन करने वाला और विचार व वाणी से सभ्य जीवन जो है यापन करने वाला, उनको हम क्या कहते थे? आर्य। वैदिक सभ्यता में ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? तो वो जन कहलाता था। जन मतलब लोग, ग्रामों के समूह को हम जन कहते थे, याद रखिएगा। जन का नेता किसको कहा जाता था? गोप को कहा जाता था, रक्षक और राजन। इसको क्या कहा जाता था? जन के नेता को गोप, रक्षक और राजन, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता में कितने वर्ण की व्यवस्था की गई है? तो 4 वर्ण की व्यवस्था की गई है, वो हम सबको पता ही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता में थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या होता है? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार होता है कर्म, यानी कि आपके कर्म कैसे हैं उसी के अनुसार आपको है फल मिलेगा। तो वर्ण व्यवस्था का आधार उसके कर्मों के ऊपर था कि मान लीजिए किसी के कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में है, और जिसके अगर कर्म नीच हैं तो वो आ जाएंगे शूद्र में। समझ रहे हैं आप? तो ये है कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था इसमें वैदिक काल में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो जो वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था गृहपति। ठीक है। वैदिक काल में सामाजिक जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया था? तो 4 आश्रमों में इसको विभक्त किया गया था। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। याद रखिएगा, ब्रह्मचार्य ब्रह्म जो जीवन जीने वाला, गृहस्थ मतलब जो हम गृहिणी में हैं, ग्रह में हैं, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। तो ये 4 जो है आपको आश्रम क्या याद करने हैं, वैदिक काल में ये उत्पन्न हुए थे। वैदिक काल के जीवन में कितने संस्कार की जो है व्यवस्था की गई थी? तो 16 प्रकार के जो है संस्कार की व्यवस्था की गई थी वैदिक काल में। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा फर्स्ट है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोशयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अंतःप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्योष्टि। देखिए ये जो है हमें 16 के 16 याद रखने हैं, और मैं कोशिश करूंगी मैं आपको इसकी ट्रिक बता सकूँ, वो मुझे खुद से बनानी पड़ेगी, तो मैं आपको जो है जल्दी ही इसकी ट्रिक भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पशु को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था? तो इसमें वैदिक संस्कृत में गाय को माना जाता था। तो आज भी कहीं ना कहीं ये चीज है पड़ी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन से सोने का सिक्के का वर्णन जो आपको मिलता है ऋग्वेद में? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में आपको निष्क जो है उस टाइम सोने का सिक्का था, उसका आपको वर्णन मिलता है, निष्क। ठीक है। संसार में सबसे अधिक प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा प्रदेश, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो कालीबंगा एक जैसा प्रदेश था, वहां पर आपको जुते हुए खेत के बहुत प्रमाण वहां पर आपको मिलेंगे। कालीबंगा सभ्यता से किस लिपि के प्रमाण मिले हैं? तो सैंधव लिपि के यहाँ पर आपको क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट है आहट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ है बनास। याद रखिएगा, बनास नदी के किनारे जो है ये सभ्यता स्थल विकसित हुआ है। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस नदी के जो है किनारे स्थित थी? तो ये सिवरनी नदी है जो, ये याद आप रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, धूलकोट अथवा ताम्रवती के नाम से कौन सी जो है सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट और ताम्रवती, आहट। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लेसन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन है हमारा विश्व के प्रमुख दर्शन, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। कैसा लगा ये वीडियो अब आप मुझे बताइएगा। लाइक के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप इस वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे आपको मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इस जो ये हमारा लेसन है इसकी पीडीएफ आपको मैं कमेंट सेक्शन में जो है ड्रॉप कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज कनेक्टेड मेरे साथ पूरा टाइम रहिएगा। मैं आपको ये जो है लेसन जो हमारे जितने भी हैं मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी क्लास 9 के। अभी हमारी हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी भी करवाऊंगी, सिविक्स भी करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। तो कनेक्ट ज़रूर रहिएगा। और सिर्फ इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करेंगे तभी मैं आपको बोर्ड पे करवा पाऊंगी। मेरा जो टारगेट है आप ही जो है कंप्लीट कर सकते हैं। स्किप हो जाता है, आप सबको पता है क्या कारण है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।